प्री एग्ज़ाम जो कि 1991 में हुआ था, उसके सभी प्रश्नों को या फिर कहें कि उसके साल पेपर को तैयार करेंगे। दोस्तों, आपने आर ओ आर ओ में देखा होगा और मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि PYQ आज भी प्रासंगिक है, उसका जलवा बरकरार है। तो यदि PYQs आपके तैयार हैं तो एक बहुत बड़ा हथियार आपके पास है। आप औरों से हमेशा बढ़त में रहेंगे, चाहे जैसे पेपर पूछ ले। अगर PYQ पूछ लिए तो आपको औरों की अपेक्षा बहुत कम समय लगेगा। खट से मारेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपका क्वेश्चन सही भी होगा। तो हमेशा से मैं कहते आया हूँ और फिर जोर दे के कहूँगा कि PYQs को इतना तैयार करो कि रगों में लहू की जगह PYQ बहने लगे, ताकि एग्ज़ाम में जहाँ भी देखो खट से मार के आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं, 1991 से शुरुआत करते हैं और 2024 तक हम लोग चलेंगे, अगर आप लोगों का प्रेम और सहयोग स्नेह मिलता रहा। पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, PYQ जब तैयार किए रहेंगे तो आप हमेशा आयोग की हद को जाने रहेंगे। वो भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट ना करे, लेकिन उसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन को रिपीट कर देगा या जोड़ के बना देगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडकोपनिषद। तो आप सबको पता है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? या फिर पूछ ले कि प्राचीन भारतीय दर्शन कौन सा है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक या फिर चारवाक? तो सांख्य दर्शन जो है वो प्राचीन दर्शन है, या फिर कहें कि दर्शन की प्रारंभिक शाखा है भारत में। यह दर्शन किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो कपिल मुनि। चारवाक दर्शन चारवाक ने दिया था और वैशेषिक उलूक कड़ाद ने दिया था। मीमांसा जैमिनी ने दिया था। योग आप सब जानते हैं, पतंजलि ने दिया था। न्याय गौतम ने दिया था और वेदांत बादरायण ने दिया था। दर्शन से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, या फिर ब्रह्मचर्य, या फिर धार्मिक कर्मकांड, या फिर आचरण की शुद्धता? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं बुद्ध के उपदेश। और बुद्ध से संबंधित जो साहित्य है उसको क्या कहा जाता है, ये आप लोग बताइएगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन है। हर्ष ने जीते? नहीं। स्कंदगुप्त ने जीते? नहीं। किसने जीते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। मैप में देखेंगे तो ये जो डार्क एरिया है लाल से, वो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को डिनोट कर रहा है। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ है? 178 BC, 101 AD, 58 BC या फिर 78 AD? तो सही जवाब है 78 AD। और इसी वर्ष को 78 AD को ही भारत में संवत के रूप में स्वीकार किया गया है। शक संवत जिसको कहा जाता है, भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया है। बात करें कुषाण वंश की तो ये यूची कबीले से संबंधित है। आप लोग इतिहास में इसको पढ़े ही हैं विस्तार से। ये लोग मध्य एशिया में चीन के आसपास के थे। अब मध्य एशिया में कौन कौन से 5 तान आते हैं? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, अशोक या फिर पुष्यमित्र, शुंग? तो अशोक ने बनवाया था। ये है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। किस वर्ष शामिल हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, 1989 में। रामानुजाचार्य किस से संबंधित हैं? दर्शन को लेकर दोस्तों एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराई है, उसको अगर देख लेंगे तो सारे दर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उनसे संबंधित जो कन्फ्यूजन है वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? भक्ति नहीं, द्वैतवाद नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद और एकेश्वरवाद। तो रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है। तो रामानुज, ठीक है, राम की भी बात हो रही है और राम के अनुज की भी बात हो रही है, तो जो पूरा शब्द है रामानुजाचार्य वो विशिष्ट हो जाता है। तो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं रामानुजाचार्य। और जो दर्शन है उनको देख लेते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद बल्लवाचार्य से संबंधित है। अद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है। वारकरी संप्रदाय तुकाराम से संबंधित है, संत तुकाराम। धारकरी संप्रदाय रामदास से संबंधित है और सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लो। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार ने बनवाया था? नहीं। चेदी ने बनवाया? नहीं। राष्ट्रकूट ने बनवाया? नहीं। चंदेल शासकों ने बनवाया। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में अवस्थित हैं, याद रखिएगा। और नागर जो शैली है उसमें बनाए गए हैं और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
उसमें ये 1986 में शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, या डोयल, या फिर कोरोमंडल तट। तो चोलों का जो क्षेत्र था वो कोरोमंडल तट पर फैला था। आप मैप में देख सकते हैं, ऊपर चोल है, नीचे पांडे हैं, और इधर केरल वाले तट पर चेर हैं। तो मालाबार तट पे कौन है? चेर। और कोरोमंडल तट पे कौन है? पांडे और चोल। तो यहाँ पर चोलों की बात हो रही है, तो चोल कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ हिस्सों पर फैले हुए थे। और चोलों का जो चोल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था? तो विजयालय था, और उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। कैसे याद रखना है? विजयालय नर केसरी। जब एक सामान्य नर, केसरी मतलब शेर बन जाता है, और जब शेर बन जाएगा तो उसकी विजय जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी, विजय ही होगी, और जिसकी विजय होगी वो विजय कहलाएगा। और विजय जिस आलय में रहेगा, मतलब जिस घर में रहेगा, उसको विजयालय कहेंगे। और विजयालय मतलब घर की बात हो रही है, तो घर किसका? चोलों का। तो ऐसे जोड़ के इसको याद रखिएगा। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था, उसने नर केसरी की उपाधि धारण करी थी, याद रखिएगा। PDF चाहते हो तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया है। तंजौर में, मेखला में, महाबलीपुरम, या मदुरई में? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, याद रखिएगा। इसका निर्माण पांड्यों ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल, या फिर वातापी? तो चोल जो साम्राज्य था उसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, वातापी, कांची, या फिर कन्नौज? तो जो चालुक्य थे उनकी राजधानी वातापी थी। ए ऑप्शन सही है। चालुक्य जो हैं वो वाकाटकों के बाद सत्ता में आए थे। पहले सातवाहन थे, सातवाहन के बाद वाकाटक आए, और वाकाटक के बाद चालुक्य आए। महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में, याद रखिएगा। और चालुक्यों की जानकारी रविकीर्त के द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति या फिर ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, और उसमें जो चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इस तरह से बनाकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अब आप जब PYQs देखेंगे कि तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयोग है वो कौन से क्वेश्चन, मतलब किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे। देखिए चालुक्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से। तो चालुक्य हमेशा इंपॉर्टेंट हैं, चोल भी इंपॉर्टेंट हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। और इसके संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है? तो रविकीर्ति ने की है। इस तरह से क्वेश्चन बना देता है। अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, नहीं, विद्याधर, डंग, या फिर जयशक्ति? तो विद्याधर ऐसा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। चंदेल वंश की बात करें तो इस वंश की स्थापना नन्नुक चंदेल ने की थी, और ये चंदेल वही हैं जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया है। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, सातवाहनों के बाद वाकाटक आए, और वाकाटकों के बाद चालुक्य आए। और चालुक्यों में सबसे महान जो शासक है वो कौन है? पुलकेशिन द्वितीय, और इसने किसको हराया? हर्षवर्धन, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी किस में मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, या राजस्थान? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान में एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, और यह हिल स्टेशन किन पहाड़ियों में है? तो अरावली की पहाड़ियों में है। और अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अगर बता पाओ तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अरावली पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। यहीं पर एक चोटी है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये भी खूब पूछी जाती है। तो यहीं पर संगमरमर से निर्मित जैन मंदिर स्थित हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? तो इब्न बतूता की भारत यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था सल्तनत काल में, उसके समय में हुई। इब्न बतूता बगल में जूता लेके भारत चला आया। कहाँ से? मोरक्को से। मोरक्को अफ्रीकी देश है,
और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसको रेहला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इसे दूत बनाकर चीन भी भेजा, ये भी याद रखिएगा। 1333 वर्ष भी याद रखिएगा, 1333 में इसने भारत की यात्रा की थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, अरब या फिर तातार? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे, याद रखिएगा। अगला है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713, 716, 712 या 719? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 एडी में की गई, याद रखिएगा। तो यदि पूछ लिया जाए कि सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ, तुर्कों का या अरब का, तो जो अरब के मुस्लिम थे उन्होंने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। तो अरब में ए है और ए जो है स्टार्टिंग में आता है ABCD में। तो स्टार्टिंग किसने की? सबसे पहले भारत पे आक्रमणों की तो अरबों ने की, याद रखिएगा। और इन्हीं अरबों में एक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया। उस समय सिंध का शासक कौन था, सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था, याद रखिएगा। अगला है महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, चंद्रवरदाई, फिरदौसी? तो उतबी दरबारी इतिहासकार था, फिरदौसी भी उसके दरबार में ही था, लेकिन ये इतिहासकार नहीं था, ऐसे मान के चलिए। उतबी इतिहासकार था, इसलिए उतबी को हम सही करेंगे। चंद्रवरदाई का संबंध आप सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान से था। फिरदौसी इन्हीं के समय का था और इसकी रचना का नाम क्या है? शाहनामा, ये भी याद रखिएगा। और ये किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। और इसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसे कहा जाता है? तो शाहनामा को कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, याल्दूज या फिर बख्तियार खिलजी? तो बख्तियार खिलजी ने ही बंगाल और बिहार पर विजय हासिल की थी, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी और गौरी का प्रथम आक्रमण जो है वो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, खूब पूछा जाता है, 1191 में। और एक और तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, वो आप लोग बताइए कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा? एल्फिस्टन, विंसेंट स्मिथ, मैक्स मूलर या लेन पूल? तो यह स्टेटमेंट लेन पूल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, आप सबको पता है इसका मकबरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और लाहौर भारत का ही हिस्सा रहा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, याद रखिएगा। कहाँ? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के काबुल में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर, और लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। तो बाबर का ही एक मकबरा है जो भारत में नहीं है। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो जो सवाई राजा जय सिंह थे उन्होंने 5 वेधशालाओं की स्थापना की थी और ये 5 वेधशालाएँ अलग अलग शहरों में थीं। तो जय सिंह के नाम में क्या है? जय, ठीक है। और जय नाम से शुरू होने वाले शहर में ही इन्होंने पहली वेधशाला स्थापित की। तो उज्जैन, अयोध्या, दिल्ली एक भी नहीं, जयपुर में सबसे पहली वेधशाला स्थापित की। अन्य कहाँ कहाँ स्थापित करी हैं? तो सबसे पहले जयपुर, फिर दिल्ली, फिर उज्जैन, फिर मथुरा और फिर बनारस, याद रखिएगा। तो मथुरा और बनारस यूपी से 2 शहर शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? शिवाजी, पेशवा बाजीराव, कृष्णदेव राय, अकबर? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी वो शिवाजी के समय में थी, याद रखिएगा। अष्टछाप कौन थे? अष्टछाप बल्लवाचार्य, अभी हम जिनको ऊपर पढ़ चुके हैं, बल्लवाचार्य के शिष्यों का एक ग्रुप था जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है। अष्टप्रधान, अष्टछाप और अष्टदिग्गज, उसका संबंध कृष्णदेव राय से था।
अल्पतगीन जो यामिनी वंश से संबंधित है, उसका बेटा था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनबी, जिसने पहले आक्रमण किया भारत पर। याद रखिएगा, ये पहला तुर्क था महमूद गजनबी। विधिवत रूप से इसने आक्रमण किया। गजनबी, गज से बना है गजनबी। गज मतलब हाथी, और हाथी जब चलता है तो क्या करता है, रौंदता है। तो गजनबी ने भारत को 17 बार रौंदा था, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। और सुबुक्तगीन, इसने भी जो चंदेल शासक था जयपाल, उसे हराया था। महमूद गजनबी ने भी उसी को हराया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर कहें कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डफरिन, बेलजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। ये एक भू राजस्व प्रणाली थी, मतलब टैक्स कलेक्शन की, जिसमें जमींदारों को एक तरह से ठेका दे दिया जाता था कि जाओ तुम वसूल करो टैक्स, और एक हिस्सा जमींदारों को मिलता था, बाकी हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ों के पास रहता था। अगला है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1857 के विद्रोह पर एक वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराई है, वो समग्र वीडियो है अपने आप में, उसको देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा, पूरा कवर हो जाएगा। चाहे आप घटना चक्र उठा के देख लीजिएगा या फिर कोई अन्य किताब उठा के देख लीजिएगा, पूरा कवर है। प्रधानमंत्री कौन था। चर्चिल, बार, एटली, पामस्टन, ग्लैडस्टोन। तो पामस्टन जो है, पामस्टन उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया। ये सब क्वेश्चन आपको वहीं से मिल रहे हैं। कुशासन के आधार पर, राज्य हड़पने की नीति के आधार पर, सहायक संधि के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुशासन का आरोप लगाकर, मतलब अवध जो है वहाँ पर सही से शासन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किए ले रहे हैं। इस आरोप के आधार पर डलहौजी, जिसने हड़प नीति को लागू किया था, उसने अवध को शामिल कर लिया। सहायक संधि बेलजली से संबंधित है, आप सबको पता है, नहीं पता है तो जान लो। तो कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को शामिल कर लिया था। डलहौजी, इसका कार्यकाल भी याद रखना है, 1848 से 1856। ठीक है, डलहौजी में डा है और हड़पना में भी डा है, हड़पना ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो डा यहाँ भी है, डा यहाँ भी है, तो हड़प नीति जो है वो डलहौजी से संबंधित है। डलहौजी ने और भी कई काम किए थे। कलकत्ता से आगरा के बीच उसने तार सेवा शुरू की, याद रखिएगा, कलकत्ता से आगरा के बीच। इसके साथ ही उसने डाक टिकट, तो डा से डलहौजी, डा से डाक शुरू किया। 1853 में उसने रेल लाइन की शुरुआत की, और सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई से थाने के बीच। तो पहली रेल लाइन जो है वो मुंबई से थाने के बीच थी। पहली तार की जो व्यवस्था थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच थी। इन दोनों की स्थापना डलहौजी ने की थी, और डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और सिविल सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा डलहौजी ने ही शुरू कराई, ये भी याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। वीर सावरकर, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हसरा की बात हो रही है, HSRA, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कहाँ, दिल्ली में। कहाँ, फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी, याद रखिएगा। और ये किसका पुनर्गठित रूप है या फिर किसका उत्तराधिकारी है। तो हरा का उत्तराधिकारी है हसरा। हरा मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। ये भी खूब पूछा जाता है। कब, 1924 में, 1924 में हुई थी। और उसके 4 साल बाद, मतलब चौथे वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी 1924 में, जिसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड इटली और लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने कई अच्छे सुधार किए थे, जिनमें से एक था न्याय प्रणाली की स्थापना, कॉर्नवालिस ने की थी, याद रखिएगा। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड मेयो को या लॉर्ड रिपन को, ही आप लोग बताइएगा। इसके साथ ही जो कॉर्नवालिस था उसने पुलिस स्टेशनों या फिर कहें कि थानों की स्थापना कराई, न्यायिक सेवा की स्थापना करी, स्थायी बंदोबस्त भी इसी के समय लागू हुआ।
अगला क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये कथन किसका है? सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, मोहम्मद इकबाल का या मौलाना आज़ाद का? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यह कथन है। और इनकी जो बुक है वो आपको याद रखनी है, इंडिया विंस फ्रीडम। ये भी खूब पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सही साधना व सही लक्ष्य नहीं, अस्पृश्यता व मद्य निषेध नहीं, खादी व चरखा नहीं, सत्य और अहिंसा। ये दोनों महात्मा गांधी के जो राम राज्य की जो संकल्पना थी उसके युगल सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा। स्वराज दल से संबंधित नहीं था, मोतीलाल नेहरू, आयंगर, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो मोतीलाल नेहरू आप सबको पता है, और CR दास, इन दोनों ने 1923 में मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो मोतीलाल नेहरू तो संस्थापकों में ही हैं, आयंगर भी उनके साथ थे, विट्ठल भाई पटेल भी उनके साथ थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल साथ नहीं थे, याद रखिएगा। तो विट्ठल भाई पटेल साथ थे, राजगोपालाचारी भी साथ नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, इन्होंने इसका विरोध किया था, जबकि विट्ठल भाई पटेल उन्होंने साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 29 अप्रैल 1921। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसकी जांच के लिए एक कमीशन गठित किया गया था। उसका नाम क्या, एक कमेटी गठित की गई थी, उसका नाम था हंटर कमेटी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप सबको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। CR दास किसके गुरु थे? तो CR दास जो हैं BRA मतलब भीमराव अंबेडकर जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। और जी के जी मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ये भी याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? दुर्बल हृदय का उदारवादी, क्योंकि ये उदारवादी दल से आते थे, इन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी कहा जाता था। अंग्रेजों ने इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया, छिपा हुआ राजद्रोही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर। चारों विकल्पों को देखकर आपको लगेगा कि आत्माराम पांडुरंग और बाल गंगाधर तिलक तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बहिष्कृत भारत मतलब भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसका बहिष्कार हो रहा है। तो ज्योतिबा फुले और BR अम्बेडकर पे आके गरारी फंसेगी, तो उसमें से कौन सा सही है? BR अम्बेडकर। 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था भीमराव अम्बेडकर ने। इससे पहले 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कैसे याद रखना है? पहले सभा की स्थापना करेंगे, सभा मतलब एक तरह से प्रकाशन की तरह है, सभा की स्थापना करी, बहिष्कृत सभा, ऐसे याद रखिएगा 1924 में। और तीसरे साल वहाँ से एक मैगजीन निकाल दी, बहिष्कृत भारत, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो पहले सभा मतलब राइटरों को इकट्ठा किया, बाद में एक मैगजीन छाप दी। किस भाषा में थी? मराठी भाषा में थी, याद रखिएगा। गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं निकाली, समाचार पत्र निकाले, मराठा और केसरी। तो नाम तो है मराठा, परंतु इसकी जो इंग्लिश जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। वहीं दूसरी ओर जो केसरी समाचार पत्र था उसकी भाषा मराठी थी, याद रखिएगा। कन्फ्यूज कर देने वाला फैक्ट है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने एक किताब भी निकाली थी, गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान गांधी इरविन समझौते में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। फिर 1930 में 11 सूत्री प्रस्ताव एक रखा गया था गांधी जी के द्वारा। उस 11 सूत्री प्रस्ताव में कौन कौन सी मांगे थीं? जो भू राजस्व है उसको घटा के आधा कर देना, या फिर कहें कि उसमें 50% की कमी, सैनिक व्यय उसमें भी 50% की कमी, इसके साथ ही नमक कर की समाप्ति, विदेशी कपड़े पर आयात शुल्क बढ़ाना, विनिमय दर में कमी, और भी कई चीज़ें इसमें शामिल थीं। लेकिन आपको जो ज़्यादा याद रखना है वो ये है कि भू राजस्व को आधा करने की बात कही गई थी, सैनिक व्यय को भी आधा करने की बात कही गई थी।
विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? बरकतुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप सिंह? तो सही जवाब है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने विदेश में यानी कि अफ़गानिस्तान में पहली स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना की थी 1915-16 में। इसे जर्मनी की सरकार ने मान्यता भी दी थी, याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के फंसा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1931, 1929, 1921 या 1930? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1921 में एक अधिवेशन हुआ था, अहमदाबाद अधिवेशन। उसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु चित्तरंजन दास मतलब CR दास की बात हो रही है, परंतु वो जेल में थे, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। इम्पॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इस ध्वज को लाला हंसराज ने तैयार किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हसरत मोहानी ने यहीं पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था। हसरत मोहानी पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो हसरत मोहानी ने दिया था, और इसमें सहयोग मतलब उनके बाद मोहम्मद इकबाल को श्रेय जाता है। और इस नारे को प्रचलित किसने किया था, इस्तेमाल किसने ज़्यादा किया था? तो भगत सिंह ने, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है तीनों एक क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, जो भी एक मिल जाए तीनों में से उसको सही कर देना, उसी को पकड़ लेना, आंसर सही हो जाएगा। बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था? 1905, 1908, 1913, 1912? तो विभाजन तो हुआ था 1905 में। किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। डेट अगर तुम बता पाओ तो बता देना किस डेट को हुआ था। और एकीकरण की घोषणा हुई थी 1911 में, और एकीकरण लागू कब हो गया था? तो 1912 में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार एकदम बच्चा सवाल है। ये उद्घोष या फिर नारा किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक का था। भारत छोड़ो, ये नारा गांधी जी का था। करो या मरो नारा, ये भी गांधी जी का था। करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? होम रूल मतलब स्वराज, ठीक है, अपने घर का राज एक तरह से। इस होम रूल का अगर हिंदी अनुवाद करें तो होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर तिलक? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। बात करें होम रूल लीग की, तो एक होम रूल लीग तिलक ने स्थापित करी थी और एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने स्थापित करी थी। तिलक वाली पहले स्थापित हुई थी अप्रैल 1916 में, और जो एनी बेसेंट वाली लीग है वो बाद में स्थापित हुई थी सितंबर 1916 में। परंतु होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो उसकी शुरुआत पहले एनी बेसेंट ने की थी, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम आप लोग बताओ, अगर बता पाओ तो कमेंट बॉक्स में बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने की थी दिसंबर 1885 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर W.C. बनर्जी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कितने प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस उपनाम से जाने जाते हैं? गुजरात रत्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी या गुरुदेव? तो पंजाब केसरी के उपनाम से लाला लाजपत राय LLR जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907, 1906, 1969, 1911? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत में, सूरत अधिवेशन के दौरान, याद रखिएगा। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1911 में बंगाल के एकीकरण की घोषणा हुई, 1912 में लागू हो गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल? देखिए, मोहम्मद इकबाल भी है और भगत सिंह। तो इकबाल जो हैं
रचनाकार के तौर पर गिने जाएंगे। भगत सिंह ने इस नारे को प्रचलित किया। तो दिया किसने था? मोहम्मद इकबाल ने, याद रखिएगा। पॉपुलर किसने किया? भगत सिंह ने। इकबाल का एक नारा और था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, याद रखिएगा। अब भूगोल के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी। तो भारत का प्राचीनतम पर्वत आप सबको पता है, अरावली है। ये अवशिष्ट पर्वत है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब अगर बता पाओ तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन, नाग पर खड़े हैं अर्जुन, ठीक है। अर्जुन मतलब नागार्जुन, ठीक है। अर्जुन का संबंध किससे है? अर्जुन का संबंध भगवान कृष्ण से है। कृष्ण मतलब कृष्णा, याद रखिएगा, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल पर वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर एक वीडियो मैंने कराई है, उसको देख लेना। सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, जितने भी बन सकते हैं सारे मुहैया कराए हैं। 15-16 मिनट की वीडियो है, देख लेना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये लेटेस्ट है। 21.76% वनावरण है, याद रखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, चेरापूंजी, जैसलमेर। तो लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टिन, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था या फिर कोल। तो हजीरा उर्वरक कारखाना जो है वो पेट्रोलियम नहीं, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना है कहाँ? तो हजीरा उर्वरक कारखाना गुजरात में है, याद रखिएगा। फूलपुर और आंवला ये भी यूरिया संयंत्र हैं या फिर उर्वरक कारखाने हैं जो यूपी में स्थित हैं। और ये जो हजीरा उर्वरक कारखाना है, इसको जो नेचुरल गैस मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, उससे नेचुरल गैस इसको उपलब्ध कराई जाती है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन है दोस्त 1991 का, लेकिन अब जो जनगणना है वो 2011 वाली लागू है, तो हम लोग 2011 के अनुसार आंसर देंगे इसका। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो संख्या की बात हो गई। यदि परसेंटेज की बात की जाए तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत परसेंट जो है वो कहाँ है यार? मिजोरम में है, याद रखिएगा, मिजोरम में है। यदि यूटी की बात की जाए तो सर्वाधिक जो एसटीज हैं परसेंटेज में वो लक्षद्वीप में है, याद रखिएगा। तो यूटी और स्टेट दोनों पूछा जाए तो लक्षद्वीप पहले स्थान पे है, मिजोरम दूसरे स्थान पर है। एक बात और जो याद रखनी है, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कौनों अनुसूचित जनजाति नहीं है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो रूस का पुराना नाम है, उसका सहयोग इसमें लिया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र पहले बिहार में था परंतु अब झारखंड में चला गया है, याद रखिएगा। और बोकारो कोयला क्षेत्र भी है जो झारखंड में ही है, याद रखिएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शुक्र, बुध। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, याद रखिएगा। उसके बाद उससे बड़ा मंगल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल या फिर बुध। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, बुसु प्रम ब्रस यूने। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम है। तो सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, माँ से मंगल है, ब्रा से बृहस्पति है, सा से शनि है, या से यूरेनस है और ने से नेपच्यून है। तो देखिए पृथ्वी के पास मंगल भी है और शुक्र भी है, मतलब पृथ्वी मंगल और शुक्र दोनों के बीच में है, परंतु शुक्र ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल नहीं शुक्र होगा, याद रखिएगा। और शुक्र की जो घूर्णन की दिशा है वो आप लोग बताइएगा, पश्चिम से पूर्व है या पूर्व से पश्चिम है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा को होता है, जिसको परवा भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है।
अमावस्या के दिन होता है। तो सूर्य में सा है और अमावस्या में भी सा है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। यदि बात चंद्र ग्रहण की जाए तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, ये भी याद रखिएगा। संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, तलहट, तलछटीन चट्टान, कायांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है, चूना पत्थर से बनती है। सू नहर जोड़ती है तुरान और ओंटारियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और ह्यूरन को। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, सम ही हियो। एस फॉर सुपीरियर, एम फॉर मिशिगन, एच फॉर ह्यूरन, ई फॉर इरी, ओ फॉर ओंटारियो। ये जो 5 लेक हैं, 5 झीलें हैं, इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इनका ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, याद रखिएगा। कभी कभी क्रम सेट करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो याद रखने के लिए तो लोग होम्स के नाम से भी याद रखते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पश्चिम से पूर्व क्रम याद रखना चाहते हैं, जो कि पूछा भी जाता है, तो आप होम्स ना पढ़कर समहियो याद रखिएगा। तो सू नहर, SH और U, सू, एस फॉर सुपीरियर, एच फॉर ह्यूरन। तो सू नहर जो है ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। सू किससे मिलकर बना? एस और एच से। एस फॉर सुपीरियर, एच फॉर ह्यूरन, कभी नहीं भूलोगे। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, याद रखिएगा। मिशिगन इकलौती ऐसी लेक है जो पूरे तरीके से अमेरिका में है, याद रखिएगा। बाकी अमेरिका और कनाडा के बीच हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपको सही मिलेगा, लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीय बल है किसका, ये बात इसमें नहीं दी गई है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ये ज़्यादा सटीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? नॉर्टन, चैलेंजर, मैनहट्टन या रिचार्ड। तो आप सबको पता है सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, चैलेंजर गर्त, जिसको मेरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसका मतलब नॉर्थ प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में ये अवस्थित है। इसकी आपको गहराई भी याद रखनी है, 11,033 मीटर, इम्पॉर्टेंट है। डेटम रेखा क्या है? समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है, या फिर प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के मध्य की कोई रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। इनमें सही आंसर हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, जिससे ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। एक बेस लाइन बनाई जाती है, जिससे आप देखेंगे कि जैसे कहीं की हाइट अगर नापते हैं तो कहा जाता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर यह चीज़ अवस्थित है। तो जो समुद्र तल है वो डेटम रेखा ही होती है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? सोना उत्पादन, उत्तम जलवायु, मुर्गी पालन या शिक्षा केंद्र। तो सोना उत्पादन के लिए कालगोरली की खान विख्यात है। तो कालगोरली और एक है कूलगार्डी, दोनों देखिए भाई और बहन लग रहे हैं, आगे पीछे करके याद रखिएगा। तो ये दोनों खाने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का 70% सोना यहीं से निकाला जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा, चिली, भारत या हवाना को। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। और हवाना जो है वो सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो राजकुमार जानी वाले, तिरंगा वाले जो सिगार पीते हैं ना, वो कहाँ बनता है? वो हवाना में ही बनता है। अब तो यार कोई सिगार पीता ही नहीं दिखता है फिल्मों में। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? फिलीपींस, अमेरिका, सोवियत संघ या भारत। तो उस समय तो भारत का प्रथम स्थान था, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर जो मैंने आपको एक 10-12 मिनट की वीडियो भी दी है, जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से याद कराया है, जोड़ जोड़ के, मतलब ऐसे हथकंडे बताए हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और सारे आंकड़े याद भी कर लेंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो लौह अयस्क का उत्पादन है उसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, इंडिया फिर चौथे स्थान पर है, तो इंडिया चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसको सुकुमारों का देश भी कहा जाता है, इसको निप्पन भी कहा जाता है। नॉर्वे को अर्धरात्रि वाले सूर्य का देश, ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देश है, इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा? इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। होक्काइडो, शिकोकू, हदोरी और होन्शू। ये देखिए यहाँ पर समझिए।
होकाइडो एकदम ऊपर है, नॉर्थ से साउथ की ओर। आपको ये क्रम भी याद रखना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है कि सबसे दक्षिणी कौन सा है, शिकोकू या क्यूशू, क्योंकि ये दोनों भैया भैया लगते हैं, हम शकल लगते हैं। तो याद कौन सा रखना है, क्यूशू, का वाला। का जो है, आप जब छोटा बड़ा में जाएंगे तो देखेंगे का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है का, तो का वाला सबसे नीचे, का से शुरुआत होती है। तो क्यूशू, शिकोकू, होन्शु, होकाइडो। सबसे उत्तरी होकाइडो, सबसे दक्षिणी क्यूशू। सबसे बड़ा होन्शु, जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो भी अवस्थित है। स्टेटमेंट बना देगा, फंसना नहीं है। शिकोकू उसके नीचे है और क्यूशू उसके नीचे। शिकोकू आइलैंड पे हिरोशिमा स्थित है, और जो क्यूशू आइलैंड है उस पे नागासाकी शहर स्थित है, जिन पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, याद रखिएगा। तो कई स्टेटमेंट यहाँ से बन सकते हैं। अब ये सब चीज़ें कहो कि किसी एक किताब में एक जगह मिल जाएँ तो नहीं मिलेंगी, इसीलिए आपको MDA के आधार पर चीज़ें बताता हूँ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के आधार पर। जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कहाँ है? ये 1991 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। संपूर्ण रूप से साक्षर भारत का जो जिला है उसको समझ लेते हैं, वो सरचिप है। संपूर्ण रूप से साक्षर है, मिजोरम में है, याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या घनत्व मतलब जनसंख्या किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनी है, तो यहाँ पर विरल की बात की गई है। तो सबसे विरल जनसंख्या कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे घने लोग कहाँ हैं? बिहार में। कितना है? 1106। आरो जो री एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और विवादित क्वेश्चन भी है। केरला का जनसंख्या घनत्व कितना है? 819। दोनों के ही याद रखने हैं। यूपी का कितना है? 829। ठीक, केरला से 10 ज़्यादा है यूपी का, या फिर यूपी से 10 कम है केरला का। केरला सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश भी है, ये भी याद रखिएगा। फिर इंडिया का कितना है? 382। अरुणाचल प्रदेश का 17 है। तो ये सबसे विरल प्रदेश है, याद रखिएगा। जनसंख्या नगरीकरण पे यूपी और भारत दोनों को साथ लेते हुए मैंने आपको एक वीडियो दी है, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन भी दूर होते जाएंगे, और ट्रिक्स के जरिए जनगणना पर एक वीडियो दी है, उसी को देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आरो वाले वहीं से फंसे हैं। भारत का संवैधानिक विकास, अब देख लेते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 51वां, 45वां, 43वां। तो सपा के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के जरिए सपा को जोड़ा गया। सपा में सा का मतलब है समानता, पी का मतलब है पंथ निरपेक्ष, और ए का मतलब है अखंडता। इसको जोड़ा गया। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो किसको जोड़ा गया? सपा को जोड़ा गया, याद रखिएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, JB कृपलानी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप सबको पता होगा। आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या फिर नहीं व्यय कर सकता है। तो संसदीय जो स्वीकृति है उससे पूर्व ही खर्च कर सकता है, मतलब अपने विवेक के आधार पर खर्च कर सकता है, उसको संसदीय अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 267 में है। एक निधि और है, कौन सी? संचित निधि, उसका उल्लेख 266 में है। दोनों अनुच्छेद, दोनों आर्टिकल अच्छे से याद कर लेना, पूछ लिए जाते हैं। और जो संचित निधि होती है उससे जब पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए क्या लाया जाता है? विनियोग विधेयक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य या संसद? तो संसद में है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में है, ये भी याद रखिएगा। और ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों वाला। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कैबिनेट मंत्री? तो योजना आयोग की जगह पर अब तो आ गया है नीति आयोग। योजना आयोग की बात करें तो कैबिनेट मंत्री के बराबर उसका उपाध्यक्ष होता था। 1950 में इसका गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी
2016 में हुआ था। अब तुमको बताना है कि 2016 में हुआ था, 17 में हुआ था या 15 में हुआ था। क्या मैं गलत बता रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में बताना। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी। तो सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है। किसका? महान्यायवादी का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 76 में है, अनुच्छेद 76 में है। और ये विधि अधिकारी कहा जाता है सरकार का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। राज्य में अटॉर्नी जनरल के समकक्ष कौन होता है? तो महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में है, याद रखिएगा। तो अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, उसकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। इसके साथ ही 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो राष्ट्रपति सीधे तो नहीं हटा सकता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकता है। कैबिनेट अगर हटाएगी तो फिर सरकार का इंटरफेयर बढ़ जाएगा, तो इसलिए कैबिनेट को भी ताकत नहीं है हटाने की। फिर क्या? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत, जिसे विशेष बहुमत भी कहते हैं, उस आधार पर जब कदाचार साबित हो जाएगा, अक्षमता साबित हो जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त की, तब उसे हटाया जाएगा। उसके लिए क्या है? उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा, जिसके लिए लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो उसमें 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है यार, इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत चर्चा में है। नाम क्या है उनका? ज्ञानेश कुमार। संविधान के अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान है और उनको हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख अनुच्छेद 324 में ही है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इसको हटाता कौन है? तो पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर या सभापति राज्यसभा का या तो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार करता है। तो पहले तो यहीं पर बड़ी चुनौती है। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो स्पीकर पर निर्भर करेगा, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। फिर बात राज्यसभा में आएगी। यदि स्पीकर ने मान लिया, इस प्रस्ताव को सही मान लिया, तो क्या करेगा? एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर देगा। उस कमेटी में कौन होगा? उस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक विधि अधिकारी होगा या विधि का जानकार होगा। तो 3 सदस्यीय समिति, जांच समिति गठित कर देगा लोकसभा स्पीकर या उपसभापति। फिर वो समिति अगर सही पाएगी कदाचार का आरोप, तब जो है राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। यही प्रक्रिया सेम सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भी हटाने की है। अब इन्होंने पता नहीं इसमें क्या कहानी गढ़ी है, इसको छोड़िए। जो मैंने बताया है उसको अच्छे से गांठ में बांध लीजिएगा। अब आपको ये बताना है, मैंने तो बता दिया आपने इससे का, आपको ये बताना है कि जो निर्वाचन है, ठीक है, वो संविधान के किस भाग से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू, जो लोग रेगुलर जुड़े रहते हैं उनको ट्रिक मैं कई बार बता चुका हूँ। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से किया गया? नागौर, सीकर, साबरमती या फिर नागपुर? तो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके आधार पर पंचायती राज को वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब इकोनॉमी से जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या समझते हैं? निर्यात बंद होता है या आयात बंद होता है या पूंजी नियंत्रित होती है या आयात निर्यात बंद होता है? तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद होता है उसी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, विपणन मतलब कैसे बाजार में ले जाके बेचना है, तो विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो तीनों कथन सही हैं। छोटे जो उद्योग हैं उनके संदर्भ में तीनों कथन सही हैं, जिन पर सरकार लगातार काम भी कर रही है। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, चौथी, दूसरी, तीसरी या सातवीं? तो ये जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटजी थी, याद रखिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पहला जो 5 ईयर प्लान या फिर पहली पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर आधारित थी, उसका नाम बताइए।
निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ऐसा कर जिसका बोझ सीधे चुकाने वाले पर पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आयकर, उत्पादन कर, बिक्री कर या चुंगी। तो आयकर जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। अब आपकी आमदनी बढ़ गई तो आप सीधे सरकार को टैक्स देंगे, ना कि घुमा के देंगे। तो आपका जो टैक्स है यानी कि इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। और वहीं जब टैक्स घूम के सरकार के पास पहुंचता है तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे जीएसटी, जीएसटी को उपभोक्ताओं के द्वारा भरा जाता है। जैसे बिस्किट खरीदा तो उस पर जीएसटी, उसकी जो कीमत होती है उसमें इंक्लूड रहता है। अगला है अवमूल्यन का अर्थ है मूल्य में कमी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि मूल्य में, किसके मूल्य में कमी हो रही है। सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। तो सही आंसर हो जाएगा सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। ठीक है, जैसे 1 ग्राम सोना पहले 10 रुपये का मिल रहा था, अब वही 1 ग्राम सोना 20 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुद्रा है हमारी, उसके मूल्य में कमी हो गई, इसलिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण? तो आप सबको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण। समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है कार में दृश्यावलोकन के लिए। देखिएगा कार या फिर बाइक, उसमें बगल में जो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण वाला ही होता है। उत्तल दर्पण, इस पे जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अब छोटा बनेगा तभी तो, जो छोटा सा मिरर होता है साइड मिरर, उसमें छोटा बनेगा, जो प्रतिबिंब है जो छोटा बनेगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं उसमें समाहित हो पाएंगी। और जितनी ज़्यादा वस्तुएं शीशे में आएंगी उतना ही ड्राइवर को फ़ायदा है। इसीलिए उत्तल दर्पण को साइड मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यदि अवतल दर्पण की बात करें तो उसका जो प्रतिबिंब है उसमें वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जो दांत वगैरह डॉक्टर चेक करते हैं, डेंटिस्ट चेक करते हैं, तो उनका जो शीशा रहता है, जो दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखिए, जो डेंटिस्ट के पास दर्पण होता है वो छोटा सा होता है, मुंह में चला जाता है, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब बनता है दांत का वो बड़ा होता है, जिसके चलते वो दांत को बढ़िया से देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, आयन मंडल या समताप मंडल? तो आयन मंडल से ये परावर्तित होती हैं, याद रखिएगा। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, आर्किड या फर्न? तो फर्न में फूल नहीं पाए जाते हैं। बाकी कटहल के पौधे में भी फूल आते हैं, गूलर और आर्किड में भी फूल आते हैं। लोग कहते हैं कि गूलर का फूल हो गया हो, मतलब वो फूल ससुर कभी दिखाई नहीं देता है ना। गूलर का फूल कभी दिखाई नहीं देता। गांव में भ्रांतियाँ हैं कि रात में जब कोई नहीं जाग रहा होता है तब गूलर का फूल खिलता है, और जो भी देख लेता है वो इतना धनी हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ऐसा कुछ है ये नहीं। ये ससुर गूलर का फूल जो है वो गूलर के अंदर ही फूलता है। गूलर को आप खोलेंगे तो उसमें अंदर दिखेगा गूलर का फूल। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच? तो जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी 1954 में। अलेक्जेंडर ने क्या किया था यार? अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। चेचक का टीका जो है वो किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर को एडवर्ड चेनर पढ़िएगा। चेनर, चे से चेनर और चे से चेचक। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? बच्चा सवाल है एकदम। थक्का मतलब जब थक्का बन जाएगा तो वो काटने से नहीं कटेगा। ठीक है, काटने से नहीं कटेगा। तो काटना मतलब का आ रहा है, और का मतलब विटामिन के। तो विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। और जो ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप है उसको मापने का जो यंत्र होता है उसको स्फिग्नो मैनोमीटर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? 6 माह, 7 दिन, 48 दिन या जन्म के तुरंत बाद? तो बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए। बीसीजी बैसिलस काल्गुमेट ग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म होती है। टीका टीबी से बचाता है। तो या तो जन्म से तुरंत बाद लग जाए या फिर 12 माह के अंदर लग ही जाना चाहिए। ये प्रावधान है इस टीके से संबंधित। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली, यकृत, हृदय, गुर्दा? तो ये तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली आपने देखा होगा गांव में होती है। तिल्ली कैसी होती है? सफ़ेद होती है। ठीक।
ठीक है। और ब्राइटस मतलब सफ़ेद, ब्राइट, तो ब्राइट को तिल्ली से जोड़ के याद रखिएगा क्योंकि तिल्ली सफ़ेद होती है। वातोत्पाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? बूढ़ी महिलाओं में, जवान पुरुष महिलाएं, या जवान महिलाएं, या विवाहित महिलाएं? तो ये जवान महिलाओं में पाया जाता है हिस्टीरिया रोग। ये एक मानसिक विकार है, याद रखिएगा। इसको कहीं कहीं दिया जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर कम वासना अधिक होती है इस रोग के चलते, और विवाह हो जाता है तो यह रोग स्वतः दूर हो जाता है। अब इसको लेकर धारणा बदल गई है। तो ये एक मानसिक विकार हो गया है हिस्टीरिया, और उसी का फ़ायदा भगत ओझा वगैरह गांव में उठाते हैं। महिलाएं जाती हैं बेचारी और जाके खेलती हैं उनके पास, भगतों के पास, पकड़ते हैं बाल, बोलते हैं बोल क्या चाहती है तू, बता क्या चाहती, कौन है तू। इस तरह से बहुत ज़्यादा यार प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को, शोषण, उनका यौन शोषण भी करते हैं साले। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। कोशिका भित्ति के आधार पर पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है, क्योंकि जो पादप कोशिका है उसमें जो कोशिका झिल्ली होती, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? आप सबको पता होगा छोटी आंत में पाचन संपन्न होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 42? तो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी। तो चाहे 23 जोड़ी रहे या 46 क्रोमोसोम रहे, एक ही बात है। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? बकरी, गाय, हाथी, सूअर? तो सूअर नहीं पचा पाता है रेशे को। तो आपने देखा होगा सूअर रेशा खाता ही कहाँ, इसलिए नहीं खाता है रेशा। सूअर कहाँ जाता है आप लोगों को पता ही है। बकरी, गाय, हाथी ये रेशे को पचा लेते हैं। बकरी तो ऐसी है कि यार हरदम खाती रहती है। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? वर्षा में अवरोध आएगा? नहीं। काहे अवरोध आएगा भैया? जल चक्र रुक जाएगा? ये भी नहीं होगा। क्यों रुकेगा जल चक्र? जल चक्र तो और वर्षा कराता है। जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा? नाइट्रेट का कोई सीधा संबंध नहीं है यार जल प्रदूषण से। मतलब जल प्रदूषण से तो संबंधित है, लेकिन जल की कमी से उसका संबंध नहीं है। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ, ये सही है। आप सबको पता है जल में ऑक्सीजन का अणु भी होता है। जब जल प्रदूषित होगा तो ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा, जिससे जल की गुणवत्ता घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अतानी जनजाति पाई जाती है। नागा और अंगामी जो जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। जोरबे अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्थानीय हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, उनको तैयार कर लेना ज्योग्राफी से, और ये जो जनजातियों वाला टॉपिक है इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक नया क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? तो ये WHO से संबंधित है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, आप सबको पता होगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, 10 पूछे गए थे उस समय, तो जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम लोग देख लेते हैं। मतलब जो अब स्टैटिक जीके का हिस्सा हो गए हैं उन्हीं को देखेंगे। तो इसमें से एक भी नहीं है जिसे याद रखा जाए। अब विविधा को देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ये चर्चा में हाल फिलहाल में भी रहता है। रिसेंटली आप देखेंगे तो एक आध खबर इससे जुड़ी हुई है। तो ये केप कनेडी में है। अमेरिका का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ है? केप कनेडी में। और केप कनेडी कहाँ है? कैलिफोर्निया राज्य में है। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1990, 1983, 1980, 1977? तो 1980 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका गठन 1978 में किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम ही मंडल कमीशन कर दिया गया। और ये किससे संबंधित है? ये जो पिछड़ा वर्ग है उनके आरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? मतलब सामाजिक मतलब समाज को जो प्रभावित करता है, तो कौन सा ऐसा एक्ट है जो सामाजिक नहीं है? मीसा, एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट है ये बच्चों की, महिलाओं की तस्करी से संबंधित है, तो ये सामाजिक अधिनियम है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये इसका नाम पहले अनटचेबिलिटी एक्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा, जैसे जो छुआछूत है उसका निषेध
इस एक्ट के जरिए किया जाता है। तो ये भी एक सामाजिक एक्ट है। डाउरी एक्ट आप सबको पता है सामाजिक एक्ट है। मीसा जो है वो सामाजिक एक्ट नहीं है, याद रखिएगा। एंटी डाउरी एक्ट 1961 में पारित हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में बना था। बाद में इसका नाम 1976 में चेंज हो गया। मीसा की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 1971 में इंदिरा गांधी के समय आया था। इसका दुरुपयोग आपातकाल में खूब किया गया था और उस समय लालू यादव को जेल में डाल दिया गया था। तभी उनको कन्याधन की प्राप्ति हुई थी, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो वो जेल में ये थे और उसका जन्म हुआ था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ही रख दिया मीसा भारती, अपनी जो कन्या थी। तो लालू यादव जो है उनकी एक बिटिया का नाम मीसा भारती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य कानून कौन कौन से हैं? टाडा, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कानून है। नागरिक कानून, वो सामाजिक अधिनियम नहीं है। टाडा की फुल फॉर्म क्या है? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 में बना था, जब वो दंगे हो रहे थे सिख विरोधी। टाडा तब आया था। पोटा भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक्ट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। जब संसद पर हमला हुआ था 2001 में अटल बिहारी के समय में, तब इस एक्ट को लाया गया था। बाद में मनमोहन की सरकार जब आई 2004 में तो इसे हटा दिया गया। तो 2002 में आया था पोटा और 2004 में हटा दिया गया था। मकोका जो है वो महाराष्ट्र, ये नहीं है, इसमें MCOCA होता है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 में आया था। मुंबई, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का प्रभाव था, उससे निजात पाने के लिए पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा इस अधिनियम के जरिए, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एक्ट समझ में आए होंगे। अल्लाह रखा किससे संबंधित हैं? सारंगी, पखावज, तबला या सितार वादन। तो अल्लाह रखा तबला वादक थे। जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे जिनका निधन हो गया है। उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी से है। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। विलायत खां भी सितार वादक थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नरडी, ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़िए इसको। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1956, 1947 या 1946? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1946 को हुई थी। फाओ की बात हो रही, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। 16 अक्टूबर 1946 को हुई थी। और ठीक इसके 8 दिन बाद 24 अक्टूबर को किसकी स्थापना हुई थी? UNO की स्थापना हुई थी। लेकिन वर्ष कौन सा था? 1945। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, भावनगर। तो गुजरात के भावनगर में, आप सबको पता होगा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला? आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा? तो आशापूर्णा देवी पहली महिला हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। रचना का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? मद्रास, इलाहाबाद, बड़ौदा, हैदराबाद। तो बड़ौदा में स्थित है। और विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन में 1982 में। तो इस तरह से जब 1991 में परीक्षा होती थी, या फिर 1991, 92, 93 में जब परीक्षा हुआ करती थी, तो उस समय 120 क्वेश्चन ही आयोग पूछता था। तो हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और PDF अगर चाहते हो तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद पार्थ, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे श्याम।